हेलो एवरीवन। तो आज है रीस्टार्ट सीरीज़ का डे 1 जिसमें हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। चीज़ें कैसे चलने वाली है वो हमने कल के क्लास में डिस्कस कर लिया था। मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली हुई है जिसमें हमने डिस्कस कर रखा है कि कैसे चीज़ें पढ़ेंगे हम, क्या क्या चीज़ें आपको इस सीरीज़ में मिलने वाली है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके एक बार देख लें, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि चीज़ें कैसे चलेंगी, मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ, पैटर्न क्या रहेगा। तो आज जो हम अपना पहला लेक्चर ले रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे सेल चैप्टर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये बेस बनाता है बायोलॉजी की। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और एक बात, इस चैप्टर से ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इस अकेले चैप्टर से, तो इसमें मुझे कुछ बताना नहीं पड़ेगा कि कितना वेटेज हो गया अब इस अकेले चैप्टर का। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑल्दो ये बेस भी बनाता है। अगर ये चैप्टर आपका क्लियर है ना तो मतलब आगे आपको एक बहुत प्रॉपर एड्ज मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो चलिए आइए इस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो चैप्टर है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब इसमें क्या करना है, आपको एनसीईआरटी खोलनी है अपनी और मेरे साथ साथ एनसीईआरटी पढ़नी है और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको अल्टीमेटली समझ आ रही होंगी चीज़ें। तो इसमें कह क्या रहा है कि हम लोग जब अपने आसपास देखते हैं तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही चीज़ें हमें दिखती हैं। बट एक बार को सोच के हमें लगता होगा ना कि आप लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देखी होंगी, लिविंग है जो कि, और ऐसी भी चीज़ें देखी होंगी जो नॉन लिविंग है। तो अब ये बोल रहा है कि ऐसा क्या है जो उस लिविंग को लिविंग बना रहा है और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बना रहा है। मतलब लिविंग में कुछ तो यूनिक चीज़ है ना जो नॉन लिविंग में नहीं है, जो उसको नॉन लिविंग बना दे रहा है और लिविंग को लिविंग बना रहा है। तो उसका आंसर क्या है कि लिविंग के पास ना बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब सेल। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। मतलब एक सेल से अगर कुछ कम है, एक सेल से अगर कोई चीज़ है उसमें एक सेल से कम कुछ है तो वो लिविंग नहीं कहलाएगी। मतलब लिविंग होने के लिए कम से कम एक सेल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो सेल से बनते हैं। मैंने अभी तुरंत बताया कि एक सेल से अगर कम कुछ भी है तो वो नॉन लिविंग हो जाएगा। अब कुछ जो है वो सिंगल सेल से बनते हैं जिसको हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और दूसरे जो होते हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं उसको क्या कहते हैं? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये जो हमने चीज़ें पढ़ी है ना, इन एनिमेट यहाँ एक चीज़ पढ़ी, इसका मतलब होता है नॉन लिविंग, ठीक है। और ये एक सेल से कम, मैंने ये जो लाइन बोली आपको कि एक सेल से अगर कम कुछ भी होगा तो वो लिविंग नहीं कहलाएगा। इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है वायरस, ठीक है। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये मैंने बता दिया कि सिंगल सेल से अगर बने हुए तो वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, और अगर एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं तो उसको हम लोग मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, सॉरी। अब आगे हम लोग जो देखने वाले हैं वो है, यहाँ से अब हमारा टॉपिक मेनली स्टार्ट होता है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, अब जिसके पास एक सेल है वो लिविंग हो गया। अब एक भी सेल जिसके पास है वो लिविंग हो गया तो वो क्या क्या कर सकता है वो हम देखेंगे। तो इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस कर सकता है, वो अपने इसेंशियल फंक्शंस जो है लाइफ के लिए उसको परफॉर्म कर सकता है। अगर उसके पास एक भी सेल है तो वो इन चीज़ों को करने के लिए कैपेबल है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब मैंने 3-4 बार ये चीज़ बता दी कि अगर एक सेल से कम है तो वो लिविंग नहीं कहलाएगा। लिविंग अगर नहीं है तो ये लिविंग बीइंग का ही ना मतलब फीचर है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा, उसके बाद इंडिपेंडेंट लिविंग शो करेगा, इंश्योर करेगा इंडिपेंडेंट लिविंग। तो अगर एक सेल से कुछ भी कम है तो वो शो नहीं करेगा, इंश्योर नहीं करेगा इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है। Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organism. कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एज इट इज़ लाइन, इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके वो आपको दे देंगे, या फिर कुछ असर्शन रीजन में भी आ सकता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इसमें कुछ, अब सेल की बात तो हो गई, लेकिन कभी तो पहला सेल देखा गया होगा, उसके बाद तो हम सेल के बारे में हम जाने, उसके बाद फिर न्यूक्लियस के बारे में एंड फर्दर ऐसे डिस्कवरी कुछ तो हुई होगी तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक का यहाँ जिक्र आ रहा है। तो ये इन्होंने क्या देखा ना, पहला लिविंग सेल किसने देखा था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक।
अब इसको याद करने में थोड़ा मुझे भी आ रहा था आगे 3, अभी तो मैं पहला साइंटिस्ट पढ़ा रही हूँ तो चलिए याद हो जाएगी चीज़ें आपको, बट कुछ टाइम बाद जब आप मल्टीपल चीज़ों को याद करोगे ना तो ये हो सकता है थोड़ा बहुत। तो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि कैसे मैंने याद किया था। तो मैंने ऐसे याद किया था कि इसमें ल्यूवेनहुक में एल आ रहा है ना, तो ये लाइव सेल इन्होंने डिस्क्राइब किया था, ठीक है, मतलब एंटोन वन ल्यूवेनहुक ने लाइव सेल डिस्क्राइब किया था। इसके बाद आता है रॉबर्ट ब्राउन, जो तो पहले अब सेल पहले डिस्कवर होगी तभी तो सेल के अंदर होती है ना न्यूक्लियस, तो ये चीज़ आपको ऐसे याद रखनी है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है। तो रॉबर्ट ब्राउन बाद में आए और उन्होंने, अब इसमें भी एक आप आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, ऐसे शायद आप याद हो जाए आपको, अगर आपको ऐसे याद हो रहा है बिना किसी ट्रिक के तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही है चीज़ें ऐसे याद तो आप ऐसे याद कर लें। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। अब ब्राउन में लास्ट में क्या आ रहा है, एन, और यहाँ न्यूक्लियस में भी एन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। अब जब लेटर ऑन माइक्रोस्कोप आई उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो हम और मतलब सेल की जो स्ट्रक्चर उसकी डिटेल है वो हम जानते गए धीरे धीरे, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी सेल थ्योरी। तो अब क्या हुआ, 1838 में मैथियस क्लेडन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया, ठीक है। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट हैं वो अलग अलग तरीके के सेल से बने हुए हैं जो कि मिलके टिश्यू बना रहे हैं। मतलब पहले क्या हुआ, उन्होंने एक प्लांट का सेल लिया या फिर मतलब लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल लिया और फिर उसको ऑब्जर्व किया कि जो जितने भी सारे प्लांट है ना वो अलग अलग तरीके के, मतलब अब ग्रुप ऑफ सेल्स, एक तरीके का नहीं, अलग अलग तरीके का बहुत सारा सेल है और वो सब मिला के टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है। ये प्लांट सेल में किसने डिस्कवर किया था, 1838 में मैथियस क्लेडन ने, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थी। एक क्वेश्चन भी आता है स्टेटमेंट में उलट पलट कर देंगे तो आपको याद रखना है कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। अब मैं इसका भी एक आइडिया दे दूंगी कि कैसे याद रखना है, आगे देखते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम, मतलब जब ये इन्होंने प्लांट सेल पे करके ये ऑब्जर्वेशन निकाली ना कि बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बना रहे हैं प्लांट्स में, उसी टाइम पे क्या हुआ था, थियोडर श्वान नाम के एक और साइंटिस्ट थे, मतलब 1838 में उन्होंने किया था, 1839 में इन्होंने किया, ठीक है। ये क्या थे, एक जर्मन जूलॉजिस्ट। ये चीज़ मैंने भी अभी गलती कर दी, आपको भी ध्यान रखना है कि नई जो एनसीईआरटी है, जिसके पास भी पुरानी वाली एनसीईआरटी है वो अपनी पुरानी एनसीईआरटी में इसको करेक्ट करेंगे, क्योंकि नए वाली एनसीईआरटी में ये करेक्शन हो चुका है। ये अब ब्रिटिश नहीं जर्मन जूलॉजिस्ट है, ठीक है, ये करेक्शन है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। हाँ, तो थियोडर श्वान 1839 में ये क्या कौन थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है, ऐसे याद रख सकते हैं कि श्वान मतलब क्या होता है। श्वान हम लोग जो है, श्वान एक वर्ड है संस्कृत में जिसका मतलब कि होता है डॉग, ठीक है। तो डॉग क्या है, एनिमल है, और जूलॉजिस्ट तो ऐसे आप याद कर सकते हैं एक तरीके से, जूलॉजी में हम लोग एनिमल की स्टडी करते हैं ना, तो ऐसे आप एक आइडिया आ जाएगा, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये अगर जर्मन जूलॉजिस्ट हो गए तो वो बॉटनिस्ट हो जाएंगे, स्क्लेडन। आगे देखते हैं, इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल और बताया कि जो सेल होती है ना, इस पे एक थिन, ये स्टेटमेंट में अब यहाँ थिक और थिन में डिफरेंट कर सकते हैं, वो डिफरेंस ला देंगे कुछ, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब उन्होंने देखा, जब उन्होंने एनिमल सेल पे अपनी स्टडी की तो उन्होंने देखा कि सेल के पास एक आउटर लेयर होता है जिसको कि आज हम लोग आज के दिन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने फिर साइमल्टेनियसली प्लांट टिश्यू पे भी स्टडी किया और उन्होंने देखा कि प्लांट टिश्यू में जो है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। मतलब कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिक फीचर क्या है प्लांट सेल का, तो हमें क्या उसका आंसर किया जाएगा कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। और तो ये जो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे जो स्क्लेडन सर थे वो उन्होंने क्या किया था कि प्लांट सेल को एग्जामिन किया था, पर ये जो थियोडर श्वान थे ना, इन्होंने क्या किया था कि एनिमल सेल पे तो स्टडी की ही की, साथ में प्लांट टिश्यू पे भी स्टडी की, और अपने उसी के बेसिस पे इन्होंने ये भी बताया कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो कि प्लांट्स का यूनिक फीचर है, ठीक है, प्लांट सेल का।
तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि दोनों पे किसने किया था, स्वान ने, ठीक है, और बस प्लांट पे किसने किया था, स्क्लेडन ने। आइए आगे देखते हैं। तो अब इन्होंने जो स्टडी की ना, इसके बेसिस पे स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इसके बेसिस पे स्वान ने एक हाइपोथेसिस दिया, मतलब वो एकदम श्योर नहीं थे बट एक आइडिया लगाया कि शायद ऐसा होगा, ठीक है, कि जितने भी प्लांट्स एनिमल की जो बॉडी है ना वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बनी हुई है, ठीक है। आगे क्या हुआ ना कि स्क्लेडन और स्वान दोनों मिल गए और उन्होंने साथ में सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या कहती है देखते हैं। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सेल थ्योरी थी जो कि स्क्लेडन और स्वान ने साथ में फॉर्मुलेट की थी, इसमें ये कहीं से भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। ये तो चीज़ एक्सप्लेन हो रही थी कि ठीक है सेल और सेल के प्रोडक्ट से बन रहे हैं, लेकिन ये चीज़ एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि ये जो सेल है ये नए सेल्स बन कैसे रहे हैं, मतलब ठीक है एक सेल है उससे फिर नए सेल्स कैसे बन रहे हैं। तो अब इसको किसने एक्सप्लेन किया, रुडोल्फ वर्च्यू 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक, ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला। तो रुडोल्फ वर्च्यू आए 1855 में और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल जो है वो डिवाइड होती है, मतलब पुरानी सेल डिवाइड होकर नई सेल बनाती है, ठीक है। तो सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है वो डिवाइड करती है और नई सेल्स बनाती है। इसको इन्होंने एक टर्म दिया ओमनिस सेल्यूलाई सेल्यूला। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ओमनिस सेल्यूलाई सेल्यूला टर्म किसने दिया था, तो हमारा आंसर जाएगा रुडोल्फ वर्च्यू, ठीक है। तो और इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किसने मॉडिफाई किया था सेल थ्योरी को। तो सेल थ्योरी तो स्क्लेडन और स्वान ने दे दी, अब इसमें मॉडिफिकेशन किसने लाया, इन्होंने बताया कि नए सेल्स कहाँ से आ रहे हैं और इसमें मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लेडन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। तो सेल थ्योरी को फाइनल शेप मॉडिफाई करके किसने दिया, रुडोल्फ वर्च्यू ने। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, अब सेल थ्योरी आज के दिन में जो प्रॉपर है वो क्या है कि ऑल लिविंग सेल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, ठीक है। ये वाली बात स्क्लेडन और स्वान ने कर दी थी कि जितने भी सेल्स है वो या तो सेल्स से बन रहा है या तो सेल्स के प्रोडक्ट से बन रहा है। और दूसरा रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया कि सेल्स आ कहाँ से रहे नए, तो इन्होंने क्या बताया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब हम सेल का एक ओवरव्यू देखते हैं। तो यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन एन अनियन पील एंड या फिर और ह्यूमन चीक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। मतलब अब अनियन का जो पील है ये प्लांट सोर्स हो गया, ह्यूमन चीक सेल हो गया एनिमल सोर्स, ठीक है। Let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary, and just within it is the cell membrane. तो अब हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था कि प्लांट सेल जो है उसका सेल वॉल एक यूनिक फीचर है, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे भी जो अनियन पील है इसमें तो सेल वॉल मिलेगी ना, तो इसमें यही बोला जा रहा है कि अनियन मतलब प्लांट सेल जो है इसके पास डिस्टिंक्ट सेल वॉल है जो कि एनिमल सेल में नहीं होगी। सेल वॉल है प्लांट सेल के पास एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। मतलब पहले प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल है, उसके जस्ट अंदर सेल मेम्ब्रेन है। द सेल ऑफ द ह्यूमन चिक जो कि एनिमल सोर्स है हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है। अब ये जो ह्यूमन चीक सेल है इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके पास सेल वॉल नहीं है, इसके पास बस एक आउटर मेम्ब्रेन है डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के तौर पे। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। और इसके सेल के अंदर क्या है, पहले एक डिलिमिटिंग बाउंड्री हो गई, मेम्ब्रेन हो गई, उसके अंदर क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। न्यूक्लियस कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है न्यूक्लियस, और ये जस्ट अंदर होता है किसके, सेल के, कौन, न्यूक्लियस, ठीक है। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम विच इन टर्न्स कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल जो कि है डीएनए। तो अब इसका फ्लो कैसे जाएगा, सबसे पहले तो हमारा ये जो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन है आउटर वो हो गया, उसके अंदर जस्ट हो गया क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर फिर क्या हो गया, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या हो गया,
जेनेटिक मटेरियल डीएनए हमारा, ठीक है। तो हो सकता है कई बार फ्लो वगैरह का आजकल ज़्यादा आता है, तो हो सकता है कि फ्लो वगैरह पूछ लिया जाए, तो हमारा फ्लो ऐसे जाएगा, ठीक है। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर एज सेल दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो ऐसा सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड है न्यूक्लियस जिसका, उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं, ठीक है। तो सेल्स दो तरह के होते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अगर न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा यूकैरियोट, और अगर लैक कर रहा है, मतलब उसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो हो जाएगी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड या फिर प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब in both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, पूरी फ्लूइड नहीं है, सेमी फ्लूइड है, ठीक है, मैट्रिक्स कॉल्ड, जिसको कि हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये पूरा सेल का जो वॉल्यूम है ये ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म जो है हमारी, वो मेन अरीना है सेल्यूलर एक्टिविटी की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि मेन अरीना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी कौन है, तो हमारा आंसर जाएगा साइटोप्लाज्म। किसमें? प्लांट में भी और एनिमल सेल में भी, ठीक है। वेरियस केमिकल, अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत तरीके के वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, मतलब बहुत तरीके के केमिकल रिएक्शंस चलते हैं कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जो कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है, और सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। उसके अंदर वो मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी है, और उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ताकि सेल को हम लिविंग स्टेट में रख पाए, सेल लिविंग स्टेट में रह पाए, ठीक है, इसके लिए। बिसाइड द न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में और क्या क्या होता है वो देखेंगे। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव आउटर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में और भी बहुत सारे तरीके के मेम्ब्रेन बाउंड, अब मैंने पहले ही बता दिया कि मेम्ब्रेन बाउंड होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट बन के आ सकता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल के पास अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर भी होता है, जिसको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ठीक है। और जो ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके पास हमारी पहले ही बात हो गई है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स किस में प्रेजेंट होंगे? यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, आप लोग सबको ये चीज़ ध्यान में रखनी है एकदम अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन आता है इस पर भी बहुत। जो जो लाइन मैं बता रही हूँ वो कभी ना कभी क्वेश्चन पूछे जा चुकी है या बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है, क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम ध्यान में रखना। आप मार्क कर ले चाहे तो अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है। राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। कैसी है राइबोसोम? ये याद रखना है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है तो ये किस में? प्रोकैरियोट्स में तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में ये यूकैरियोट्स में भी मिलती है, मतलब प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों तरह के सेल में मिलती है। तो दो ही तरह के सेल ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सारे सेल्स में मिलेंगी, ठीक है, बोथ यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, ठीक है। Within the cell, ribosome are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles. अब सेल के अंदर राइबोसोम्स जो होता है वो बस साइटोप्लाज्म में ही नहीं बल्कि और भी दो ऑर्गेनल्स में मिलते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गेनल्स है? प्लांट में वो होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और एनिमल में कौन कौन सा होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है, ठीक है। तो प्लांट में ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट में मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या मिलती है हमें? सबसे पहले मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ इस लाइन का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो राइबोसोम जो है वो क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिलता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि यूकैरियोट्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो मिलता है, तो उसका आंसर जाएगा राइबोसोम। ये क्वेश्चन आ गया कि राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलता है, स्टेटमेंट अगर आ गया
एक का नाम दे दिया कि यूकैरियोट में मिलता है या फिर प्रोकैरियोट में मिलता है तो वो फॉल्स होगा, बोथ होना चाहिए, दोनों में मिलता है, हर सेल में मिलता है, यूकैरियोटिक में भी प्रोकैरियोटिक में भी। और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ये ध्यान में रखना है। और सेल के अंदर राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट तो होते ही हैं बट और 2 जगह होते हैं, ठीक है, और 2 ऑर्गेनल्स में होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया प्लांट में, और माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एनिमल में, ठीक है। एनिमल सेल कॉन्टेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोमेर विच हेल्प इन सेल डिवीजन। ये भी अब क्वेश्चन है, हर एक लाइन एनसीईआरटी की, इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये बोला कि मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी और हर चीज़ समझाते जाऊंगी। अब मैं यहाँ पे आपको बता पा रही हूँ ना एग्जैक्टली कौन सी लाइन आ रही है, आपको भी समझ आएगा। ये लाइन एज इट इज़ आपको याद रखनी है कि एनिमल सेल जो है इसके पास और एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। कई बार क्वेश्चन आता है कि किस चीज़ में हेल्प करता है, तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। मैनी सेल सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। अब अपनी एक्टिविटीज़ के हिसाब से उनकी शेप साइज़ वो चेंज कर लेते हैं, मतलब कि अगर किसी को सिक्रीशन वगैरह करना है तो वो उस हिसाब के बन जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली। उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल। अब माइकोप्लाज्मा जो है ये अपनी शेप बदल सकती है, ठीक है, मतलब एक शेप है तो वो इसलिए इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है जिसका कि साइज़ है 0.3 म्यूमीटर इन लेंथ, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखनी है कि इन लेंथ दिया हुआ है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट है और ये अपनी शेप साइज चेंज कर सकती है, ठीक है। ये चीज़ हम इसको आगे भी पढ़ेंगे अलग चैप्टर में, तो इस चीज़ को एक बार ध्यान में रखना कि इसका माइकोप्लाज्मा का साइज़ क्या है, 0.3 म्यूमीटर इन लेंथ। कई बार मैच द फॉलोइंग वगैरह में पूछ लिया जाता है। वाइल इन बैक्टीरिया कुड बी वाइल इन बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 म्यूमीटर। माइकोप्लाज्मा की यहाँ पे दी हुई है 0.3 म्यूमीटर इन लेंथ, जबकि बैक्टीरिया की जो साइज़ होती है वो क्या होती है, 3 से 5 म्यूमीटर, ठीक है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इन द इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच अमॉन्ग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल जो अभी तक आइसोलेट की गई है वो कौन सी है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर अबाउट 7.0 म्यूमीटर इन डायमीटर, ठीक। तो अभी तक की सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन है, ऑस्ट्रिच की एक सिंगल आइसोलेटेड सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग है, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कौन है, ह्यूमन आरबीसी जो कि 7.0 म्यूमीटर है, किस चीज़ में, डायमीटर में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायमीटर दी हुई है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नर्व सेल। नर्व सेल क्या है, नर्व सेल होती है, नर्व सेल का ये डायग्राम है और ये नर्व सेल जो हमारी होती है ये लॉन्गेस्ट सेल होती है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ी लग भी रही है, वैसे डायग्राम का भी मैं आपको एक होगा तो विद टाइम ट्रिक दे दूंगी अलग से वीडियो में कि कैसे डायग्राम कई बार आइडेंटिफाई करने आ जाता है, वैसे आप देख के भी पहचान जाओगे। जैसे ये हम अलग से, ये सब हर चीज़ हम अलग से भी पढ़ेंगे चैप्टर्स में, यहाँ बस एक बेसिक आइडिया दिया हुआ है, प्रॉपर इसकी डिटेल्ड हम लोग स्टडी कर रहे होंगे आगे के चैप्टर्स में, बट एक बार के लिए मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट होती है, सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। अब इसकी शेप देख लीजिए, इसकी शेप देख लीजिए, इसकी शेप देख लीजिए, सबकी शेप्स अलग अलग है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि एक्टिविटीज़ के जैसे वो लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उस हिसाब का शेप साइज ये चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये सेल डिस्क लाइक हो, पॉलीगोनल हो, कॉलमनार हो, क्यूबॉइडल हो, थ्रेड लाइक हो, और हो सकता है इरेगुलर भी हो, ठीक है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। अब वो मैंने बता ही दिया कि उनकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से या जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं उस हिसाब से ये जो हमारी सेल्स है इसका शेप चेंज हो सकता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये आरबीसी है जिसका हमने पढ़ लिया है कि 7.0 म्यूमीटर होता है, डायमीटर होता है। ये हमारी डब्ल्यूबीसी, सबके शेप्स वगैरह भी देखिए, सबके शेप्स में आपको वेरिएशंस दिखेंगे क्योंकि वो लोग जो काम कर रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंगली उनके शेप साइज में वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है। कॉलमनार इपिथेलियल सेल, ये कैसा होता है, लॉन्ग और नैरो होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी लॉन्गेस्ट जो सेल है ये है हमारी नर्व सेल, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रैकेड, तो ये ट्रैकेड देखिए टेपर मतलब इलोंगेटेड है टेपर्ड एंड के साथ। फिर ये मेसोफिल सेल है, ये राउंड है और ओवल है। तो
एक बेसिक आइडिया मिल गया हमें कि कैसे शेप्स वगैरह मतलब अपने एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक्स, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी एक बार खुद रीड करो और 10 से 15 एमसीक्यूज इन टॉपिक्स से ज़रूर लगाना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद द नेक्स्ट एनसीईआरटी लाइन। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और एक चीज़, इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं अभी प्रीवियस ईयर वाले भी और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस भी अलग से लेक्चर में अपलोड करूँगी, तो वो लेक्चर में भी शाम तक आ जाएगा या मॉर्निंग तक। तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखो कि उस लेक्चर को भी देखो और वो प्रॉपर क्वेश्चंस लगाओ। थैंक यू।